जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं अपना नाम सेंड करते जाएं ना। पंकज, देवांश। लास्ट क्लास में हमने देखा था सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि सामाजिक संरचना क्या होती है। सामाजिक संरचना से तात्पर्य था कि विभिन्न इकाइयों से या विभिन्न इकाइयों की क्रमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है, सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। समाज के अंतर्गत हमने देखा तो कई विद्वानों ने संबंधों पर, कई विद्वानों ने सामाजिक प्रतिमानों पर, कई विद्वानों ने समाज के अंगों पर विशेष जोर दिया था सामाजिक संरचना के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। कि आखिर सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में। सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि समाज के अंग के बारे में कहा गया है, सामाजिक प्रतिमान के बारे में कहा गया है, इस तरह कई प्रकार की विशेषता निकल के हमारे सामने आती हैं, जिनमें से कई विद्वानों ने, जॉनसन, एस.एफ. नाडेल, रॉबर्ट मर्टन, मैकआइवर पेज, इन सभी ने समाज की संरचना को देते हुए कई प्रकार की विशेषता बताई हैं। जिनमें से जो प्रमुख विशेषताएं हैं, सम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आई विल बी डिफाइंड। तो अपन उन महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहली विशेषता यदि हम लेते हैं तो बाह्य स्वरूप का प्रकटीकरण, या ये कह सकते हैं बाह्य स्वरूप का आवरण। जब हम बात करते हैं बाह्य स्वरूप के बारे में, तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि समाज के अंतर्गत कई प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो हम कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड कर दो। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी संरचना की यदि हम बात करते हैं तो संरचना के अंतर्गत उस संरचना के बाहरी आवरण को हम देख पाते हैं। जिस तरह यदि हम बात करें किसी मानव शरीर की हम बात कर रहे थे, तो मानव शरीर की जो संरचना है, जिसमें हमें दिखाई क्या दे रहा है, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है, दिखाई दे रही हैं। और एक वास्तविक व्यवस्था में या एक क्रमबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत, इन अ प्रॉपर ऑर्डर, जब हम एक क्रमबद्ध व्यवस्था के रूप में विभिन्न इकाइयों की व्यवस्था को देखते हैं, जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसका सिर्फ बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें जो ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे थे, तो यदि हम इसकी आंतरिक संरचना को देखेंगे, विचार हुए, आत्मा हुई, ये सारी चीज़ें क्या है, आंतरिक, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम संरचना की बात करते हैं, यदि हम आपसे कहें कि एक व्यक्ति की इमेज बनाइए, तो इमेज में आपका पहला होगा एक कान बना देना, नाक बना देना, उसका चेहरा बना देना, हाथ पैर बना देना। यानी कि जो बाहरी चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं उन्हें आप बना देंगे, चित्र रूप में दे देंगे। तो इसी तरह जब हम देखते हैं कि जब हम समाज की बाहरी संरचना के बारे में बात करते हैं, तो बाहरी संरचना हमें जो दिखाई दे रहा है वह कोई समुदाय हमें दिखाई दे रहा है, समूह हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब हम संरचना की बात कर रहे हैं तो संरचना क्या बाहरी आवरण को प्रकट कर रही है। दूसरी विशेषता लें, इकाइयों की क्रमबद्धता। जिन इकाइयों को या जिन इकाइयों को एकत्रीकरण से एक पूरी संरचना बन रही है, उन इकाइयों को हम क्रमबद्ध तरीके से जमाना अनिवार्य है। जिस तरह हमने उदाहरण लिया था कि यदि हम मानव के हाथ को निकाल के पैर की जगह और पैर को निकाल के हाथ की जगह लगा दें, तो ये क्रमबद्धता बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह जब हम बिल्डिंग को बनाने जा रहे हैं, तो यदि हम उसकी नींव सबसे ऊपर भरें टेरेस पर, तो क्या क्रम होगा? एक नहीं हो सकता।
इसीलिए जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना में एक क्रमबद्धता का विशेष गुण अवश्य पाया जाता है। यदि महाविद्यालय की हम संरचना की बात करें, प्यून, ऑफिस स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट, एक प्रॉपर संरचना है। ऐसा तो नहीं कि मैनेजमेंट का व्यक्ति बाहर जाके गार्डन का काम करें, चौकीदारी का काम करें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह जब हम देख रहे हैं कि एक क्रमबद्ध यानी सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक क्रमबद्धता का होना आवश्यक है, क्योंकि क्रमबद्धता के कारण ही वह एक संरचना का एक वास्तविक संरचना का निर्माण कर पाएगा। यदि आप संरचना की बात कर रहे हैं और संरचना में क्रमबद्धता नहीं है तो उसे हम वास्तविक संरचना नहीं कहेंगे, उसे सिर्फ हम एक इकाई के रूप में कहेंगे। फिर ये एक इकाई है बस। जिस तरह यदि मनुष्य के शरीर से एक अंग को निकाल के अलग कर दिया जाए तो हम उस अंग मात्र को संरचना नहीं कहेंगे, सिर्फ एक अंग कहेंगे, मानव का एक अंग है ये। इस तरह हम देख रहे हैं सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक क्रमबद्धता का पाया जाना आवश्यक है। अगली विशेषता हम लेते सामाजिक संरचना की अखंड व्यवस्था नहीं है। जो सामाजिक संरचना है यह कोई अखंड व्यवस्था नहीं। अखंड का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि सभी जगह व्याप्त। हो सकता है भारत के अंतर्गत जो सामाजिक संरचना है और जो विदेशों में सामाजिक संरचना है वह अलग हो, क्योंकि प्रत्येक संरचना पर वहाँ के भौगोलिक, वहाँ के सांस्कृतिक, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की राजनीतिक सभी गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो समाज की संरचना है या जो सामाजिक संरचना है वह एक अखंड व्यवस्था नहीं है। अखंड से सीधा तात्पर्य है यूनिवर्सल, यानी कि जैसी भारत के अंतर्गत है वैसी एज इट कहीं और भी हो। ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं। यदि आप कई बार गांव वगैरह गए होंगे तो आपने देखा होगा शहर की जो व्यवस्था है वो अलग है, गांव की व्यवस्था अलग है। और कहीं दूसरी जगह गए तो हमने वहां देखा वहां की व्यवस्था अलग है। और भारत की तो ये विशेषता है कि विविधता में एकता, यानी कि हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद भारत की संस्कृति परिवर्तित हो जाती है, बोली परिवर्तित हो जाती है, तो समाज भी परिवर्तित होगा या सामाजिक संरचना भी परिवर्तित होगी। इसलिए हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था है। तो हमें ध्यान रखना है कि सामाजिक संरचना जो है वह अखंड व्यवस्था नहीं है। अगला हम लें सामाजिक संरचना अमूर्त धारणा है। सोशल स्ट्रक्चर इज अ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। जब हम अमूर्त की बात करते हैं तो अमूर्त में हमने कहा है कि वह जो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना का बाहरी आवरण तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आंतरिक आवरण की जब हम बात करेंगे तो वह हमें दिखाई नहीं देगा। जिस तरह हम कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, भाई घर के दो सदस्य हैं, दोनों भाई हैं, यदि उन दोनों भाइयों को बाहर खड़ा कर दिया जाए और किसी अन्यत्र व्यक्ति से पूछा जाए कि इन दोनों में क्या संबंध है तो शायद वह व्यक्ति नहीं बता पाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सामाजिक संरचना का दो भाग हैं, एक भाग बाहरी जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ऐसी धारणा भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह कोजर ने कहा कि सामाजिक प्रतिमान लिए थे उन्होंने, तो सामाजिक प्रतिमान दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका क्रियान्वयन दिखाई दे रहा है। नेडेल ने सामाजिक संबंध कहा था, तो सामाजिक संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, सामाजिक संबंधों के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं वह कार्य दिखाई देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक संरचना कैसी अवधारणा है, एक अमूर्त अवधारणा है। हमने विशेषताएं देख रहे हैं सामाजिक संरचना की। विशेषता हमने देखा बाहरी स्वरूप का प्रकटीकरण,
तो बाहरी स्वभाव में दिखाई देता है इकाइयों का क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण होना, यानी प्रत्येक इकाई का एक क्रमबद्धता में व्यवस्थित होना, ये सामाजिक संरचना की विशेषता है। हमने देखा कि सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि सामाजिक संरचना जैसी एक यहाँ पर है वैसी ही पूरे विश्व में व्याप्त हो, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है। अगला हमने देखा कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त का सीधा तात्पर्य होता है कि कुछ दिखाई ना देना। तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन दिखाई देता है, न कि रचना। जब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमानों के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में, सामाजिक विचारों के बारे में, सामाजिक प्रतिमानों के बारे में, तब ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। इनके द्वारा जो कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा दिखाई वह देता है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है। अगली विशेषता लेते हैं अपेक्षाकृत स्थायी धारणा। जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो सामाजिक संरचना की जो प्रकृति होती है वह स्थायी प्रकृति है। ऐसा नहीं कि आज एक सामाजिक संरचना बन गई, कल उस सामाजिक संरचना को हम विघटित कर दें, ऐसा नहीं होता। हमने भी देखा है समाज में इतने समय से हम रह रहे हैं कि जैसा व्यवहार, जो प्रतिमान हमारे पूर्वजों ने किया था वही हम कर रहे हैं, वही उत्सव हम मना रहे हैं। हाँ, उसमें कुछ और ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इसकी प्रकृति है वह प्रकृति कैसी है? स्थायी प्रकृतिगत है। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में सामाजिक संरचना फिर बदल जाए, फिर अगली सामाजिक संरचना, फिर अगली सामाजिक संरचना। तो त्वरित परिवर्तन का गुण सामाजिक संरचना के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द सोशल स्ट्रक्चर इज अ डिफाइंड कॉन्सेप्ट, यानी कि एक निश्चित कॉन्सेप्ट है, या एक स्थायी कॉन्सेप्ट है, या एक स्थायी धारणा है। यहाँ तक कि एस एफ नाडेल ने तो इतना कह दिया कि सामाजिक संरचना एक स्थायी अवधारणा इसलिए है कि किसी संपूर्ण तथ्य के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों को हम अध्ययन करते हैं। यानी कि एस एफ नाडेल कह रहे हैं स्थायित्व के बारे में। अंजलि कमेंट बॉक्स में नाम सेंड कर दो बेटा। एस एफ नाडेल ने सामाजिक संरचना के स्थायित्व को बताते हुए इतना कह दिया है कि किसी भी संपूर्ण तथ्य के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का हम अध्ययन करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सामाजिक संबंध या सामाजिक तथ्य के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो आपके संबंध हैं, जिस तरह हम कहते हैं माता का संबंध पिता से, माता का संबंध पुत्र से, पुत्री से, डॉक्टर से, बाहर जा रहा है शॉपकीपर से, तो इन संबंधों के बीच जो समूह पाए जा रहे हैं, कुछ संस्थाएं पाई जा रही हैं, कुछ संगठन पाए जा रहे हैं, तो इन संपूर्ण तथ्य का हम अलग से भी अध्ययन करते हैं। इसलिए सामाजिक संरचना का जो प्रकृति है वह कैसी है? स्थायी प्रकृति है। अगली विशेषता कहती है इनकी सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं का मिश्रण है। यानी कि हमने स्टार्टिंग से ही कहा है कि सामाजिक संरचना विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। तो यहाँ पर भी विशेषताओं में वही बात आ रही है कि जो सामाजिक संरचना है अनेक उप संरचनाओं का मिश्रण है। इन्होंने सिर्फ जो हमने छोटी इकाई कहा है, इन्होंने उसे उप संरचना की संज्ञा दे दी, जबकि हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों की क्रमबद्धता या व्यवस्था है। यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है कि सामाजिक संरचना अनेक उप संरचना का मिश्रण है। जिस तरह यदि हम बात करें मानव शरीर का, जो हम लेके चल रहे थे उदाहरण, हम उसी उदाहरण को लेते हैं। तो हमने कहा यदि व्यक्ति के शरीर में हाथ लगा दिया जाए
तो व्यक्ति के शरीर में हाथ काम करने लगेगा, लेकिन यदि उसी हाथ को हम अलग कर दें तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। आंख को हम निकाल के अलग कर दें तो आंख का अस्तित्व खत्म नहीं होगा। आंख भी एक स्वयं में एक संरचना है, हाथ भी स्वयं में एक संरचना है। मानव तो संरचना है ही, लेकिन मानव में जिन विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों का हम व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, तो मानव संरचना के अंतर्गत भी छोटी छोटी इकाइयों का भी अध्ययन कर रहे हैं। ओ इसी तरह इनका भी कहना है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत भी अनेक उप संरचनाएं आती हैं। अगली विशेषता हम लेते हैं, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। अब बात करते हैं स्थानीय विशेषताएं या स्थानीय विशिष्टताओं के बारे में। तो जिस तरह हमने कहा है कि यहाँ पर जो सामाजिक संरचना है, यह आवश्यक नहीं कि यह विश्व में भी यही सामाजिक संरचना हो, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक संरचना पर वहाँ की, जहाँ की सामाजिक संरचना है, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का प्रभाव, वहाँ की राजनीति का प्रभाव, वहाँ के सामाजिक नीतियों का प्रभाव। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारी सामाजिक संरचना है वह स्थानीय है। स्थानीय यानी कि वहीं पर जहाँ सामाजिक संरचना है वहीं की विशेषताओं से प्रभावित होती है। जिस तरह हमने बात की थी कि एक सामाजिक समुदाय के बारे में, तो हमने सामाजिक समुदाय के बारे में एक कथन कहा था कि जो सामाजिक समुदाय है इसके लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है। तो यही बात यहाँ पर आ रही कि जो निश्चित क्षेत्र है वहाँ पर जो सामाजिक संरचना चल रही है, उस सामाजिक संरचना पर वहाँ की राजनीति का प्रभाव, वहाँ की सामाजिक नीतियों का प्रभाव, वहाँ की आर्थिक नीतियों का प्रभाव और यहाँ तक कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से या स्थानीय विशिष्टताओं से प्रभावित होती है और उस स्थानीय विशेषताओं को प्रभावित भी करती है। जिस तरह हम यदि देखें कि एक हम निम्न बस्ती में जाकर या मलिन बस्ती में जाकर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि मलिन बस्ती के अंतर्गत गंदगी है, सक्रिय नालियां हैं। जब इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर है तो वहाँ के लोग अशिक्षित होंगे, सभ्य नहीं होंगे, संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं होंगे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि किसी भौगोलिक क्षेत्र की नीतियों का सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है और किसी सामाजिक संरचना का प्रभाव वहाँ की भौगोलिकता पर भी पड़ता है। यदि कुछ सभ्य व्यक्ति कहीं आके एकत्र हो जाते हैं और वो देखते हैं कि अपने आसपास कुछ परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को आपसी सहयोग से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक संरचना है उसका स्थानीय विशेषताओं पर और जो स्थानीय विशेषताएं हैं उनका सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। अगली हम लेंगे सामाजिक प्रक्रियाओं का विशिष्ट स्थान, यानी कि जो सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट स्थान होता है। जिस तरह हमने बात की सामाजिक प्रतिमान के बारे में, तो यदि किसी समाज के अंतर्गत कोई प्रतिमान चल रहा है या प्रतिमान है, तो उस प्रतिमान का पालन सामाजिक संरचना या समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो सामाजिक संरचनाओं में प्रक्रियाएं हैं उनका सामाजिक संरचना के तहत एक विशिष्ट स्थान होता है या होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत या सामाजिक संरचनाओं में सामाजिक प्रक्रियाओं का विशिष्ट योगदान या विशिष्ट स्थान होता है। हम देख रहे थे सामाजिक संरचनाओं की विशेषताएं। जिन सामाजिक संरचना की विशेषता हमने देखा, वाह स्वरूप का प्रकटीकरण, इकाइयों की क्रमबद्धता अनिवार्य, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है, सामाजिक संरचना एक स्थायी धारणा है, सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं का मिश्रण है, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से
प्रभावित होती है या स्थानीय विशिष्टताओं से प्रभावित होती है और उनको भी प्रभावित करती है। अगला हमने देखा कि सामाजिक प्रक्रियाओं का विशेष स्थान, यानी कि जो सामाजिक संरचना के अंतर्गत, जिस तरह नेडेल ने सामाजिक प्रतिमान कहे, जॉनसन रॉबर्ट मर्टन ने सामाजिक संबंध कहे, तो इनका एक निश्चित और एक विशेष स्थान सामाजिक संरचना के अंतर्गत होता है। जिस तरह हम मानव शरीर का जो उदाहरण लेके चल रहे हैं, तो मानव शरीर में से यदि हम आँख को निकाल लें तो व्यक्ति देख नहीं पाएगा, कानों को बंद कर दें तो व्यक्ति सुन नहीं पाएगा, नाक की ग्रंथियां बंद कर दें तो व्यक्ति सूंघ नहीं पाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो प्रक्रियाएं हैं सामाजिक संरचना में, उनका कोई ना कोई विशिष्ट स्थान है। जिस तरह हम समाज के बारे में बात करते हैं कि यदि समाज के अंतर्गत या सामाजिक संरचना के अंतर्गत कोई सामाजिक संबंध पाए जा रहे हैं तो उनका विशेष स्थान है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने पिताजी से भाई साहब कह दें या दादाजी कह दें, नहीं कह सकते। तो ये जो संबंध पाए जा रहे हैं, इन संबंधों का सामाजिक संरचना के अंतर्गत एक विशेष योगदान या विशेष स्थान होता है। ये थी आपकी सामाजिक संरचना की विशेषताएं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवस्था में अंतर संबंध। जिस तरह हमने देखा सामाजिक संरचना, उससे ही मिलता है एक सामाजिक व्यवस्था, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ क्या करना है, एक व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। यदि किसी प्रकार का कोई कार्य, किसी प्रकार का कोई परेशानी, तो हम परिवार में भी यदि देखते हैं कि यदि कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी को हम सभी लोग मिलकर या सभी लोग सहयोग करके उस परेशानी का समाधान निकाल लेते हैं। इसी तरह जब हम बात समाज के अंतर्गत करते हैं तो सामाजिक संरचना तो है कि सामाजिक संरचना के तहत परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, समूह, संगठन, समुदाय, यह एक व्यवस्था है, एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। लेकिन इस व्यवस्था में यदि कभी कोई परेशानी आ जाती है तो समाज के सभी व्यक्ति या समूह या संगठन मिलकर क्या करते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं। तो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना में जो अंतर संबंध पाया जाता है, इंटर रिलेशनशिप पाई जाती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। यानी कि ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े अलग अलग हैं लेकिन लगभग समानता लिए हुए हैं। जब सामाजिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो किसी एक निश्चित इकाई के बारे में बात की जाती है, लेकिन जब सामाजिक संरचना के बारे में बात कर रहे हैं तो कई इकाइयों की बात चल रही है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संरचना की एक इकाई है और इन दोनों में आपसी संबंध या अंतर संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना की हम बात करेंगे तो विभिन्न इकाइयों का मिश्रण हो जाएगा, लेकिन जब सामाजिक व्यवस्था की हम बात करेंगे तो एक इकाई या एक यूनिट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर जब व्यवस्था की बात करेंगे, जिस तरह समाज के अंदर हम देखते हैं कि कई समूह हैं, समुदाय हैं, समितियां हैं, लेकिन जब किसी एक का हम अध्ययन करते हैं, यदि हम सिर्फ संस्था का अध्ययन कर रहे हैं तो उस संस्था का सामाजिक संरचना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या सामाजिक संरचना संस्था को कितना प्रभावित कर रही है, इन दोनों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वह अंतर संबंध कहलाएंगे। क्लियर है सामाजिक व्यवस्था क्या होती है और सामाजिक संरचना क्या होती है। यहाँ पर आपका ये सामाजिक संरचना से संबंधित टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वह आएगा परिस्थिति और भूमिका के बारे में, यानी स्टेटस एंड रोल के बारे में, कि भाई समाज के अंतर्गत स्टेटस क्या होता है, भूमिका क्या होती है और रोल क्या होते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की स्थिति क्या है उसे हम परिस्थिति कहते हैं, और उस परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है,
वह उसकी भूमिका या रोल कहलाती है। कई विद्वानों ने भूमिका के बारे में परिभाषित किया गया है और रोल परिस्थिति के बारे में परिभाषित किया गया है। जब जब हम परिस्थिति के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति एक ही रहेगा, लेकिन वह कई पद लेकर बैठता है। जिस तरह यदि हम आपसे ही बात करें तो आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, विद्यार्थी हो, किसी के मित्र हो, व्यक्ति एक ही हो आप, लेकिन आपने एक साथ कई पद धारण कर रखे हैं। यही पद क्या कहलाते हैं? परिस्थिति कहलाएंगे। यानी कि समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस पद से पहचाना जा रहा है वही उसकी परिस्थिति कहलाएगी। और इस परिस्थिति के अंतर्गत कुछ कार्य, कर्तव्य, अधिकार जुड़े रहते हैं। यही कर्तव्य, अधिकार उस व्यक्ति की क्या कहलाते हैं? भूमिका कहलाएंगे। इस तरह हम देखते हैं कि परिस्थिति और भूमिका लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। क्योंकि जब हम परिस्थिति की बात करेंगे तो किसी पद की बात कर रहे हैं, और जब भूमिका की बात करेंगे तो उस पद से संबंधित कार्यों की बात की जाएगी। हम देखते हैं परिस्थिति कुछ अर्जित होती हैं, कुछ प्रदत्त होती हैं। अर्जित से तात्पर्य है ऐसे पद या ऐसी परिस्थितियां जिन्हें आप स्वयं कार्य कर कर, स्वयं मेहनत करके प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रदत्त, सॉरी, उन्हें हम कहते हैं अर्जित। यानी हम स्वयं मेहनत करके यदि किस पद को प्राप्त कर रहे हैं तो वो सारी कहलाएंगे अर्जित। और ऐसे पद जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमने किसी प्रकार की मेहनत नहीं की, स्वयं से किसी प्रकार की मेहनत नहीं करने पर जो पद हमें मिलते हैं, जो परिस्थिति हमें मिलती है, वह कहलाती है आपकी क्या? प्रदत्त। अर्जित में हम लेते हैं, जैसे आप पढ़कर आपने 12th पास किया, आज आप ग्रेजुएशन में आ रहे हैं, तो ये क्या है? आप स्वयं मेहनत करके इस पद को अर्जित कर रहे हैं। तो इस तरह की जितनी भी परिस्थिति होंगी जिसमें व्यक्ति स्वयं अपनी मेहनत पर पद हासिल करता है, वह सभी अर्जित में आएंगी। और जिनको बिना मेहनत के मिल जाएं, वह सभी प्रदत्त में आएंगी। जिस तरह हम बात करें बेटा, आपने बेटा बनने के लिए कोई मेहनत की? नहीं की। भाई बनने के लिए कोई मेहनत की? नहीं की। ठीक है ना? तो इस तरह के जितने भी पद आएंगे वह सभी होंगे आपके प्रदत्त, और जिन्हें मेहनत करके हम हासिल कर रहे हैं वह सभी होंगे अर्जित। और इन पदों के साथ व्यक्ति के साथ कुछ कर्तव्य जुड़ जाते हैं। यदि आप किसी के भाई बने हो तो उस भाई बनने के साथ साथ उस भाई से संबंधित कुछ कर्तव्य भी होंगे आपके। उन्हीं कर्तव्यों को हम क्या कहते हैं? भूमिका। यानी कि उस पद पर रहकर आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यही आपकी भूमिका कहलाएगी। भूमिकाओं में भी कई विद्वानों ने कई प्रकार बताए हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? आज हमने सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। देवांश कोई डाउट? पंकज कोई डाउट? रुद्राभिषेक? पंकज, देवांश, एनी डाउट? ओके। देवांश?
ओके। ओके। क्यों आवाज नहीं आ रही थी क्या सही? बड़े बहुत देर में जवाब दिया आपने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। कल अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह क्या रहेगा अपना? परिस्थिति और भूमिका। अच्छा, आप लोग पढ़ रहे हो घर पर? नहीं, नहीं पढ़ रहे हो? नहीं तो जिस तरह जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना तो पढ़ सकते हैं हम।